नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा, सबका साथ सबका विकास की भावना से लाया गया बिल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में किया खेल महाकुंभ का शुभारंभ। कहा, खेल को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कोच से कराई जाएगी राज्य के कोच की विशेष ट्रेनिंग। उच्चतम न्यायालय ने आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख के रूप में बहाल किया। साथ ही वर्मा द्वारा बड़े फैसले लेने पर लगाई रोक। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सीवीसी की सिफारिश पर वर्मा को भेजा गया था छुट्टी पर। और हस्तशिल्प और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में चल रहा है नेशनल हैंडलूम एक्सपो। 15 से अधिक राज्यों के हस्तशिल्प कारोबारियों ने लगाए स्टॉल। अब खबरें विस्तार से। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण देने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इससे संबंधित 124वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सदन में कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी सामाजिक समता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास की भावना से ये बिल लाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 में उपलब्ध 6 जोड़ा गया है। माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 6 जोड़ा गया है। इसके तहत शैक्षणिक संस्थाओं में इस संबंध में कानून बनाने से नहीं रोका जा सकेगा। गरीब सामान्य वर्ग के छात्रों को इस संशोधन के बाद शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले से उपलब्ध 49.5% के आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सभी अनारक्षित जातियां और मुस्लिम ईसाई सभी धर्म के लोग इसका लाभ ले सकेंगे। समाचार लिखे जाने तक बिल पर चर्चा जारी थी। इसके साथ ही आज लोकसभा में नागरिकता संशोधन 2019 पास हो गया है। विधेयक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बिल से सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पर विपक्ष की आपत्तियों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल असम विशेष के लिए नहीं है और इससे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बन रहे नेशनल सिटीजन रजिस्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों के कोच को विशेष ट्रेनिंग देने के लिए विदेशी कोच की व्यवस्था की जा रही है। इस पहल से भविष्य में राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को अच्छी कोचिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है। यह राज्य के लिए ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ से हमें अधिक से अधिक खिलाड़ी मिलेंगे। इससे राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से खेल प्रतिभाओं को चुना जा सकेगा और भविष्य के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम में खेल मंत्री अरविंद पांडे और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी शिरकत की। खेल महाकुंभ में राज्य के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी पहुंचे हैं। इस वर्ष खेल महाकुंभ में राज्य स्तर पर 13 अलग अलग खेलों में 7,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख के रूप में बहाल कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत गठित समिति इस मामले पर फिर से विचार करेगी। तब तक श्री वर्मा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकेंगे। न्यायालय ने जांच एजेंसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्ति भी रद्द कर दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों को पीठ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही थी। फैसले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सीबीआई की स्वायत्तता और साख बनाए रखने के लिए सीवीसी की सिफारिश पर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया था। कानूनी मामले में अगर मैं एक वाक्य में कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की निष्पक्षता स्वायत्तता बनाई है
और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी खड़ा किया है। ये इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन की दृष्टि से किया है, इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सरकार का किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में रवैया नहीं है। सरकार ये चाहती है कि सीबीआई की निष्पक्षता, सीबीआई की विश्वसनीयता बनी रहे, और जब दो बड़े अधिकारियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप थे तो सरकार ने उसी ईमानदारी की नीयत के साथ सीवीसी की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया था। आज उसका एक री इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके अनुकूल सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और उप निदेशक राकेश अस्थाना को एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद सरकार ने अक्टूबर में छुट्टी पर भेज दिया था। प्रदेश में 11 और 12 जनवरी को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राज्य में मौसम सामान्य बना रहेगा। बारिश और बर्फबारी में भी कमी होगी। कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा परेशान कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को साकार करने में स्कूली बच्चे भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। नैनीताल में स्कूली बच्चों ने भीमताल झील के आसपास के क्षेत्र की सफाई की, साथ ही रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। पेश है एक रिपोर्ट। झीलों की नगरी नैनीताल में भीमताल झील की खूबसूरती देखते ही बनती है। झील की ये खूबसूरती यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए यहाँ के हरमन माइनर स्कूल के विद्यार्थियों ने झील संरक्षण अभियान चलाया। स्कूली बच्चों ने झील के आसपास से गंदगी हटाई। इसके साथ रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। सर ने कहा कि आए हम लोग, फिर रोड से आते आते हमने बहुत सारा कूड़ा उठाया, जिसमें बहुत सारे हमारे दोस्तों ने जो इकट्ठा था उसमें कूड़ा रखा, और हमारे सभी सहपाठियों ने हमारा वो साथ दिया, और कूड़ा उठाने में हमारे शिक्षकों ने भी हमें बहुत बताया। आजकल कूड़ा बहुत फैल रहा है, जिसको साफ करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी बनती है। तो जागरूकता फैलाते हैं कि हमें अपने समाज में, अपने देश में जितनी भी बुराइयां हैं या जितनी भी गंदगी फैल रही हैं, उन्हें साफ करने का कर्तव्य हमारा है। स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक का कहना है कि इस तरह बच्चे स्वच्छता के मायने समझते हैं और पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत उस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा विद्यालय भी उसमें नियमित रूप से भागीदारी करता है। हमारे विद्यार्थी समय समय पर सार्वजनिक स्थानों पर जाकर उनका सफाई करके और उस अभियान को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। ये भीमताल शहर इन बच्चों का है, इनका भविष्य इसी में है। अगर यही सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये बच्चे अपने एक बेहतर भविष्य को नहीं देख पाएंगे। हम इन बच्चों के अंदर इस देश के प्रति अपनेपन की भावना को विकसित करना चाहते हैं कि ये बच्चे जब समाज में आगे बढ़े, विभिन्न क्षेत्रों में जाए, तो सबसे पहले वो स्वच्छता को अपनाएं। स्वच्छ भारत के लिए बच्चे बड़े हर किसी को मिलजुल कर कार्य करना होगा। झील संरक्षण अभियान के साथ भीमताल के स्कूली बच्चों ने स्वच्छता का सबक सीखा और सिखाया भी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। निजी एफएम चैनलों पर अब आकाशवाणी के समाचार प्रसारित होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को निजी एफएम चैनलों के साथ साझा किया जाना देश के नागरिकों को सूचना के माध्यम से सशक्त बनने की दिशा में एक शानदार पहल है। उन्होंने निजी एफएम चैनलों का आकाशवाणी के साथ सहयोग के लिए आभार जताया। नागरिक के रूप में इस अपॉर्चुनिटी को मैं देखूं तो एक बहुत खुशी की बात है कि एक साधारण नागरिक को अभी कोई भी रेडियो प्लेटफॉर्म हो उस पर खबरें सुनने को मिलेगी। दिस एम्पावर्स मी एज अ सिटीजन। और एक नागरिक जो जागरूक है वो अपने आप सशक्त हो जाता है, एम्पावर हो जाता है। प्राथमिकता सरकार की ये है कि अवेयरनेस हो। प्रसार भारती का खुद का मैंडेट यही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, और सेकेंडरी हो जाता है कि रेवेन्यू जनरेशन या रिसोर्स जनरेशन। तो अब हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स नियरली फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अवेलेबल कराया है।
ताकि इसमें कोई विलंब ना हो, कोई देरी ना हो और एक नागरिक के पास जो खबर देश में हो रही है वो वहां तक पहुंच सके। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय समाचारों के प्रसारण के लिए भी स्थानीय चैनलों के साथ इसी तरह के सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने इस शुरुआत को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारकों के लिए एक शानदार अवसर बताया। भारतीय रेडियो ऑपरेटर्स एसोसिएशन की प्रमुख अनुराधा प्रसाद ने भी इस सहयोग को समाचार प्रसारण के क्षेत्र में एक अच्छी शुरुआत बताया। निजी एफएम चैनल इस साल 31 मई से आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के समाचार बुलेटिनों का परीक्षण के तौर पर प्रसारण करने लगेंगे। इसके तहत निजी प्रसारकों को हिंदी और अंग्रेजी बुलेटिनों का ज्यों का त्यों प्रसारण करने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ब्याज की धनराशि भरपाई खनन, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र से हुए राजस्व से की जाएगी। इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। इससे पहले किसानों को ये ऋण 2% ब्याज दर पर दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा सोमवार को पौड़ी में की। यहाँ उन्होंने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ किया। साथ ही 107 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में पौड़ी में की गई 103 घोषणाओं में से 87 पूरी हो चुकी है। बाकी घोषणाओं को पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जनपद के लिए 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हस्तशिल्प और हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए देहरादून के परेड मैदान में 1 महीने से नेशनल हैंडलूम एक्सपो लगा हुआ है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इससे एक्सपो के प्रतिभागियों में काफी उत्साह है। वहीं खरीदारी करने वालों की खुशी भी कम नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे नेशनल हैंडलूम एक्सपो में अलग अलग राज्यों के उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड हथकरघा विकास निदेशालय की उप निदेशक शैली डबराल ने बताया कि 15 से अधिक राज्य इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। शैली डबराल ने बताया कि इस बार विभाग ने 5 करोड़ से अधिक बिक्री का लक्ष्य तय किया था, जो पूरा होता नजर आ रहा है। इस वर्ष भी नेशनल हैंडलूम एक्सपो में 15 से अधिक राज्यों के बुनकरों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रमुख हथकरघा उत्पाद कांजीवरम साड़ियाँ, जयपुरी रजाइयाँ, चंदेरी महेश्वरी साड़ियाँ, ये सारे उत्पाद हमारे देहरादून के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। इस बार हस्तशिल्प प्रदर्शनी में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। एक्सपो में स्टॉल लगा रहे दुकानदारों का कहना है कि यहाँ उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री हो जाती है। लोग ये इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे देहरादून में ठंडा इतना होता है, उस प्रकार से हमारी बिक्री भी उसी प्रकार से हो रही है। लोई भी है, पंखी वगैरह सब कुछ है। हैंडलूम एक्सपो में हिस्सा लेने के लिए विकासनगर से आई आधार संस्था की संचालिका कुसुम भंडारी कहती हैं कि वो वर्ष 2003 से एक्सपो में स्टॉल लगाती हैं। यहाँ उनका अच्छा मुनाफा हो जाता है। हाँ, मेरे पास लगभग 40 ग्रुप है इस समय, एसएचजी ग्रुप, जो इस काम को कर रहे हैं। तो इसमें नीटिंग का है, हैंडलूम का है, धागा बनाने का है, तो ये सभी काम ये महिलाएं कर रही है मेरे साथ। मैं इनको मार्केटिंग सपोर्ट ज़्यादा देती हूँ। हैंडलूम एक्सपो अपने शिल्प को संरक्षित करने का एक जरिया है। इस प्रकार के आयोजन हस्तशिल्प और हस्तकला को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।